आज हम भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों और कार्यों की तुलना करेंगे। भारतीय संविधान में लोकसभा और राज्यसभा को ना तो बराबर शक्तियां प्रदान की गई हैं, ना तो बराबर कार्य प्रदान किए गए हैं। इस असमानता का कारण ये बताया गया है कि राज्य व्यवस्था के संचालन में दोनों की अलग अलग अपनी अपनी विशिष्ट भूमिका है। अगर इनकी तुलनात्मक अध्ययन किया जाए लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों और उनके कार्यों का, तो इनके तुलनात्मक अध्ययन 3 आधारों पर किया जाता है कि वे मामले जिनमें दोनों सदनों अर्थात लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां बराबर है, वे मामले जिनमें लोकसभा की शक्तियां ज़्यादा हैं और वे मामले जिनमें राज्यसभा की शक्तियां ज़्यादा हैं। सबसे पहले देखते हैं वे मामले जिनमें दोनों सदनों अर्थात लोकसभा और राज्यसभा दोनों की शक्तियां बराबर हैं। अगर किसी साधारण विधेयक को आरंभ करना हो या पारित करना हो तो लोकसभा और राज्यसभा किसी भी सदन में उस साधारण विधेयक को आरंभ या पारित किया जाता है या किया जा सकता है। इस मामले में दोनों की शक्तियां बराबर हैं। वित्तीय विधेयक जो प्रारूप 2 या टाइप 2 या प्रकार 2 का होता है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 117(3) के अंतर्गत किया जाता है, और साथ ही साथ इस विधेयक में धन विधेयक या वित्त विधेयक से संबंधित प्रावधान होने के साथ साथ अन्य कानूनी प्रावधान भी होते हैं, उसे अनुच्छेद 117(3) के तहत वित्तीय विधेयक प्रकार 2 कहा जाता है। और इस प्रकार के विधेयक को आरंभ करने और पारित करवाने के मामले में दोनों सदनों अर्थात लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां और कार्य बराबर होते हैं। और संविधान संशोधन विधेयक को आरंभ करना हो या उसे पारित करना हो तो इन दोनों ही मामलों में लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां और कार्य बराबर होते हैं। संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है या किया जाता है। प्रधानमंत्री या अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करनी हो तो लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां और कार्य बराबर होते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री या मंत्री या अन्य कोई मंत्री लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों से चुने जाते हैं या चुने जा सकते हैं या उनके सदस्य हो सकते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री या मंत्री लोकसभा के प्रति उत्तरदायी या जवाबदेही होते हैं, भले वो राज्यसभा से चुनकर आए हों। राष्ट्रपति का चुनाव करना हो या उस पर महाअभियोग लगाना हो तो दोनों ही सदनों की जो शक्तियां और कार्य बराबर होते हैं, क्योंकि पर महाअभियोग लगाने संबंधी जो प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा किसी में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके बाद आते हैं वे मामले जिनमें लोकसभा की शक्तियां अधिक होती हैं। जैसे सबसे पहले धन विधेयक को लिया जाए, धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है या आरंभ किया जा सकता है राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से। इसे राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा ना तो धन विधेयक में संशोधन कर सकती है, जब धन विधेयक लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा के पास भेजा जाए तो राज्यसभा तो धन विधेयक ना तो संशोधन कर सकती है ना ही खारिज कर सकती है, सिर्फ संशोधनों की सिफारिश कर सकती है और अधिक से अधिक धन विधेयक को 14 दिनों तक ही रोक सकती है। यह लोकसभा के ऊपर निर्भर करता है कि वो राज्यसभा द्वारा धन विधेयक के संबंध में जो सिफारिश प्रस्तुत की गई हैं उन सिफारिशों को माने या ना माने। यदि 14 दिन से अधिक हो जाते हैं, राज्यसभा के पास धन विधेयक को रोके हुए 14 दिन से अधिक हो जाते हैं, तो धन विधेयक लोकसभा द्वारा उसी मूल रूप में पारित किया हुआ मान लिया जाता है। इसके बाद इसमें ये धन विधेयक के संबंध में ये बताया जाता है कि हर स्थिति में लोकसभा की ही राय अंतिम होती है। इसके बाद वित्तीय विधेयक प्रकार 1, जिसे अनुच्छेद 117(1) के तहत लिया जाता है, इसका संविधान में वर्णन है। इसे केवल लोकसभा में ही आरंभ या प्रस्तुत किया जा सकता है या प्रस्तुत किया जाता है। हालांकि लोकसभा में प्रस्तुत करने के बाद जब ये राज्यसभा में भेजा जाता है तो वित्तीय विधेयक प्रकार 2 अनुच्छेद 117(1) के तहत जो ये विधेयक होता है, तब इस विधेयक पर साधारण विधेयक की भांति ही व्यवहार किया जाता है। इसके बाद साधारण विधेयक के बाद व्यवहार करने के बाद लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां और कार्य इस वित्तीय विधेयक प्रकार 1 अनुच्छेद 117(1) के तहत समान हो जाती हैं या बराबर हो जाती हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह तय करने की शक्ति केवल लोकसभा के अध्यक्ष को ही प्राप्त है। इसके बाद बजट पारित करने की जो प्रक्रिया आती है उसमें भी लोकसभा को बढ़त हासिल है। लोकसभा जो विभिन्न मंत्रालय होते हैं उन मंत्रालय द्वारा मांगे गए अनुदान होते हैं और उन पर विचार विमर्श लोकसभा द्वारा ही किया जाता है और लोकसभा ही उन अनुदानों के संबंध में प्रस्ताव पारित करती है। और राज्यसभा उन प्रस्तावों पर बहस तो कर सकती है या करती है, लेकिन इन्हें पारित नहीं कर सकती।
इसके बाद दोनों सदनों की अगर संयुक्त बैठक को लिया जाए, जो अनुच्छेद 108 के तहत की जाती है, उस मामले में लोकसभा की स्थिति मजबूत होती है, क्योंकि लोकसभा का अध्यक्ष इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। और जब संयुक्त बैठक होती है, कोई विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, तो साधारणतः वह विधेयक पारित हो जाता है, क्योंकि लोकसभा की जो सदस्य संख्या है राज्यसभा की सदस्य संख्या की तुलना में दुगने से भी अधिक है, इसलिए विधेयक को पारित करने में आसानी होती है। इस मामले में लोकसभा को बढ़त हासिल है अगर संयुक्त बैठक की जाती है तो दोनों सदनों की। ये कोई प्रधानमंत्री या मंत्री राज्यसभा से चुनकर आए, लेकिन वह लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है, और लोकसभा में ही अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाता है, और अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से ही लोकसभा में मंत्रिपरिषद को हटाया जा सकता है, किंतु राज्यसभा के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं होती है। उसके बाद अनुच्छेद 352(7) के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करने का संकल्प केवल लोकसभा में ही पारित किया जा सकता है। इसके बाद तीसरा आधार आता है वे मामले जिनमें राज्यसभा की शक्तियां अधिक है। राज्यसभा अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची में वर्णित किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है, या राष्ट्रीय महत्व का घोषित करके उस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को दे सकती है, और संसद इस पर कानून बना भी सकती है और बनाती भी है। इसके बाद राज्यसभा के पास अनुच्छेद 312 के तहत यह शक्ति या अधिकार हासिल है कि वह अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु संसद को अधिकृत कर सके। इसके लिए राज्यसभा को संकल्प पारित करना होता है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है। उदाहरण के लिए भूतकाल में राज्यसभा ने भारतीय वन सेवा और भारतीय इंजीनियर सेवा जैसी अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन अनुच्छेद 312 के प्रावधानों का उपयोग करते हुए बनाया था। तो ये तो हुआ राज्यसभा और लोकसभा की शक्तियों और कार्यों की तुलना।